बोर्ड्स में गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स का आता है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि इसमें से भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो मेरे भाई, अगर आपको डर लग रहा है कि तुम इकोनॉमिक्स में पास भी हो गए या नहीं हो गए, सारा साल वेस्ट हो गया, कहीं ऐसा ना अब हमारी बैक लग जाए, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम्हारा भाई आ गया और तुम्हें इकोनॉमिक्स में कंफर्म्ड पास करवा दूंगा। हो सकता है तुमने इस वीडियो पे गलती से क्लिक करो, हो सकता है आज हम पहली बार मिल रहे हैं, हो सकता है मेरा चेहरा तुम्हारे लिए नया है। तो यार मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं, इस एक वीडियो में इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे को गवर्नमेंट बजट में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। देखो होता क्या है, जो आपका चेकर होता है, जो आपकी आंसर शीट चेक करता है ना, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स की टेक्निकल टर्म्स आपके आंसर में दिख भी रही है या नहीं दिख रही। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं तुम्हारे को ये अंडरलाइन कर दूंगा, वो तुम अपने आंसर में लिख लेना और उसके बाद तुम अपनी लैंग्वेज से भी आंसर फ्रेम करोगे तो तुम्हें मार्क्स कंफर्म मिलेंगे। और इकोनॉमिक्स में भी स्टेप मार्किंग होती है, अगर हमें फुल मार्क्स नहीं भी मिले तो आधा एक नंबर कट जाएगा, लेकिन फिर भी हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो अगर भरोसा आ गया है तो इसी पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस छोटे से चैप्टर को, गवर्नमेंट बजट को। देखो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गवर्नमेंट बजट का आखिर मीनिंग क्या है। तो बजट क्या है यार, तुम खुद सोचो। जैसे मान लो तुम्हारा भी बजट है, मेरा भी बजट है, हर बंदे का एक बजट होता है कि भाई इस महीने में मैं कितना पैसा खर्चूंगा और मेरे पास जो पैसा मैं खर्चूंगा, क्या मेरे पास उतना पैसा कहीं से आएगा भी। भाई हम अगर खर्चने का प्लान बनाते हैं तो हमें यह भी तो समझ में आना चाहिए ना कि इतना पैसा मेरे पास कहीं से आना भी तो चाहिए। तो ये होता है हमारा पर्सनल बजट। लेकिन सेम चीज ना हमारी गवर्नमेंट भी करती है। दो तरीके की सरकारें होती हैं हमारी, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बजट है ना, वो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, स्टेट गवर्नमेंट वाला हम नहीं पढ़ रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कौन सा हो गया, जिसको हम बोलते हैं यूनियन बजट, और February 1 को ये प्रेजेंट करा जाता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, एमसीक्यू वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है इस पूरे चैप्टर से। और अगर कुछ भी नहीं करके जा रहे, या मान लो अभी कल एग्जाम है या आज सुबह एग्जाम में, बहुत लेट ये वीडियो देख रहे हो, तो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स करके चले जाओ। यहीं से बहुत हाई चांसेस है कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि गवर्नमेंट आखिर बजट बनाती क्यों है, बजट बनाने का मेन पर्पस क्या है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें पहला है आपका रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूं, अभी समझाने के बाद मैं अंडरलाइन जो जो चीजें कर दूंगा वो सारी चीजें मेरे भाई आपको याद करनी है। सिर्फ वो कीवर्ड्स याद कर लेना और उसके बाद तुम आंसर अपने आप बना लोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी पहले समझा रहा हूं ताकि याद करना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। देखो सबसे पहला है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब सरकार पैसे को कैसे बांटेगी, कैसे सोचेगी कि भाई कहां पर कितना पैसा खर्च करना है। देखो गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अल्कोहल का कंजम्पशन, सिगरेट का कंजम्पशन, गवर्नमेंट चाहती है कि इसका कंजम्पशन हो कम, लोग इन चीजों को कम यूज करें ताकि उनकी हेल्थ वगैरह कम खराब हो। सरकार क्या चाहती है, लोगों का वेलफेयर चाहती है। बट रियलिटी में सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं सुन रहे, जिन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करनी है, सिगरेट पीनी ही पीनी है, तो उनसे ना टैक्स ज्यादा ले ले। तो कहीं ना कहीं एक तो चीज महंगी होगी तो ज्यादा लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे, और दूसरा क्योंकि टैक्स की वजह से चीज महंगी होगी ना, तो सरकार को जब भी ये चीजें बिकेंगी तो बेनिफिट भी हो जाएगा। तो इन चीजों पे टैक्सेस बढ़ा देंगे जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, लोगों के लिए हार्मफुल है, ताकि उसका सेवन कम हो, और दूसरा अगर हो भी तो सरकार को फायदा हो। दूसरी चीज सब्सिडी देना। एक होता है टैक्स बढ़ाना और दूसरा होता है सब्सिडी देना। सब्सिडी का मतलब है कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो गवर्नमेंट चाहती है कि बिकें, ठीक है, जो मार्केट में बेचे जाए, वहां पे क्या करेगी, सब्सिडी दे देगी। मतलब एक तरीके का सरकार की तरफ से तुम्हारे को चीज सस्ती होकर मिलेगी, जैसे कि खादी प्रोडक्ट्स, एक ये चीज हो गया। दूसरी चीज ऐसी होती है प्राइवेट सेक्टर जो आपका होता है ना वो काम करता है जो हमारे को, मतलब जिसमें प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले काम करता है। बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार को खुद करनी पड़ती हैं। कौन सी चीजें, जैसे कहां पर पैसा लगाना पड़ेगा, डिफेंस के लिए, कि हमारे देश का डिफेंस मजबूत हो। एजुकेशन सेक्टर में भी सरकार को बहुत पैसा लगाना पड़ सकता है। हेल्थ पे, ठीक है, हॉस्पिटल्स अच्छे हो। सैनिटरी पे, तुम्हारे जहाँ पे रोड है, मतलब जहाँ तुम रहते हो वहाँ पे रोड साफ सुथरी हो, मतलब बेटर हो, वहाँ पर पानी की पाइपें हो ठीक से हो, सैनिटरी वर्क ठीक से हो। इन सारी चीज़ों का ख्याल कौन रखती है, गवर्नमेंट ख्याल रखती है। तो ये दो बातें तुम्हारे को इस रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में पढ़नी है। और मेन जो था ये टैक्स कंसेशन वाला पॉइंट था, और दूसरा था डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देता हूं तुम लोगों के लिए। यहां पर मैंने तुम लोगों के लिए अंडरलाइन कर लिया। देखो सिर्फ कीवर्ड्स याद करने जो अंडरलाइन, ये बाकी सारा अपनी लैंग्वेज में बनाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो हेडिंग हमेशा याद करनी है,
गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग जैसे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इसको अपनी लैंग्वेज में मत बनाना, ये तो याद होना चाहिए। अंदर 2 पॉइंट है, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, ये और डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें एक चीज जो मैंने तुम्हें बताई भाई, टैक्सेस ज्यादा करते हैं हार्मफुल गुड्स पे, ठीक है, सिगरेट और अल्कोहल पे, और खादी प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी, क्योंकि वो सरकार प्रमोट कर रही है, ये याद कर लेना। और इसके अंदर कौन कौन सा काम प्राइवेट सेक्टर नहीं करता, तुम खुद सोचो, प्राइवेट सेक्टर हर वो काम नहीं करेगा जहां कमाई नहीं है। तो पानी की सप्लाई का हो गया, सैनिटेशन का हो गया, लॉ एंड ऑर्डर वाला हो गया, डिफेंस का हो गया, सारा काम प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, तो ये काम है हमारी सरकार को करना पड़ेगा। तो ये बस अंडरलाइन जो मैंने करे ये याद कर लो, तुम्हारा पहला पॉइंट, फिर बाकी अपनी लैंग्वेज में बना लेना। नेक्स्ट जो है तुम्हारा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। ये यार सबसे एक चीज बेसिक फंड है। तुम्हारे को एक चीज मैं बता दूं, जो देश अपने देश में, मतलब जो सरकार अपने देश में इस चीज का नहीं ख्याल रखती कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है, अगर गवर्नमेंट इस चीज का ध्यान नहीं रखती और ऐसा होने लग जाए, मतलब गैप बढ़ने लग जाए रिच और पुअर में, वो देश कंफर्म बर्बाद होता ही होता है, ठीक है। तो सरकार को हमेशा मेक श्योर करना है कि अमीर और गरीब का जो गैप है कम होता जाए, मतलब गरीब का लेवल उठा, ठीक है। ये नहीं कि अमीर को ही गरीब कर दे, ये नहीं, लेकिन जो गरीब है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो, तो ये मोटिव सरकार का हमेशा रहता है। तो इस चीज का ध्यान रखती है। अब कैसे इस चीज का ध्यान रखेगी, जैसे ना टैक्स के स्लैब्स होते हैं, तुम नोटिस करोगे अभी जब तुम जॉब वगैरह अगर कोई किसी को करते देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा जिसकी जितनी जॉब होती है, जो पैकेज होता है ना, उसी हिसाब से सरकार टैक्स काटती है। जिसकी जितनी ज्यादा कमाई उसके ऊपर उतना ज्यादा टैक्स लग जाता है। तो इससे क्या होता है, रिच को टैक्स करते हैं, उनकी थोड़ी सी इनकम कम करते हैं, और वही टैक्स क्या होता है, सरकार के लिए इनकम बन जाती है। फिर उस इनकम को सरकार कोशिश करती है कि जो भी हमारे लाइक वीकर सेक्शन है सोसाइटी की, उनको मदद की जाए। कैसे मदद करेंगे, उनकी एजुकेशन वगैरह में उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कम पैसों में उनको पढ़ाएंगे ताकि उनके जनरेशन की एजुकेशन बढ़ेगी, तो धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंप्रूव होगा। तो ये तुम्हारा है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अभी अंडरलाइन करूंगा, जो बातें बोली एग्जैक्टली वही लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो भाई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब सरकार देखेगी, बजट का मतलब क्या है कि सरकार ने इस साल कितना खर्चा करना है और कितना पैसा उसके पास आना है, तो अभी वो करेगी, ठीक है, ये एस्टीमेट है कि अभी वो करेगी। तो अब अगर सरकार को लग रहा है कि भाई जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा देश है, वो इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है, महंगाई की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है मनी सप्लाई ज़्यादा हो रखा है, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में मनी सप्लाई ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो अब सरकार को डिमांड करनी है कम। तो ऐसे केस में सरकार कौन सा बजट लेकर आती है, सरप्लस बजट लेकर आती है। ये चीज़ याद रखना, एमसीक्यू भी यहाँ पे बन सकता है। डिफ्लेशन में आता है तुम्हारा डेफिसिट बजट, ठीक है, डेफिसिट बजट, और इन्फ्लेशन में आता है सरप्लस बजट, ठीक है, इन्फ्लेशन में आपका आता है सरप्लस बजट। अब दोनों में फर्क क्या है, मैं तुम्हें फर्क बताता हूं। सरप्लस बजट में क्या होता है कि ऑलरेडी क्योंकि महंगाई है, तो सरकार क्या करेगी, अपनी तरफ से ना खर्चे कम करेगी और एस्टिमेटेड रिसीट्स वो ज़्यादा कर लेगी। डेफिसिट बजट में क्या होगा कि सरकार को इकोनॉमी में मनी पंप करना है, तो वो यहाँ पे अपने खर्चे बढ़ा देगी, अपने खर्चे जो है वो बढ़ा देगी और रिसीट्स के कंपैरेटिव में बढ़ा देगी। तो डिफ्लेशन से इकोनॉमी ठीक होने लग जाएगी, बैलेंस होने लग जाएगा। तो ये तुम्हारे को याद रखना है, सरप्लस बजट कहाँ आता है, डेफिसिट बजट कहाँ आता है। और ये याद करने का, डी से डिफ्लेशन, डी से डेफिसिट, ये याद करने का मैंने एक तरीका भी तुम्हें बता दिया है। तो यहां पर मैंने कीवर्ड्स तुम्हारे लिए मार्क कर लिए, ऊपर का तो इजी है। यहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का फर्स्ट लाइन, और उसके बाद ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कौन सा बजट होता है वो यहां पर लिखा हुआ है, और वही चीज मैंने यहां तुम्हें समझाई है, ठीक है, ये मार्क करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी हेडिंग तो तुम्हें याद करके जानी है। अगला है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। देखो, जो हमारी सरकार होती है वो ना लोगों के वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए ना बहुत सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज चलाती हैं। अब इसमें एक टर्म है, इसमें है एक टर्म नेचुरल मोनोपोली। मोनोपोली तुम्हें पता है, जैसे एक सिंगल फर्म, उसका कोई कंपेटिटर नहीं है, वो होता है मोनोपोली। अब यहां पर नेचुरल मोनोपोली बोला गया है कि सरकार ने खुद ही मोनोपोली बना रखी है। अब सरकार ने मोनोपोली कहां बनाई है, इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे का कोई कंपेटिटर ही नहीं है, सरकार की ही रेलवे है। मान लो एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो ट्रेन से जाओगे, अगर ट्रेन आपको बुक करनी है तो किससे बुक करोगे, सरकार की ही ट्रेन है, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। अब ये सरकार को ना, ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ वहीं 2 सिटीज को ट्रेन से कनेक्ट करेगी जहां पे उनको प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। जहां जहां लोग रहते हैं, जहां जहां कनेक्टिविटी करनी पॉसिबल है, वहां वहां कनेक्टिविटी गवर्नमेंट करती जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो इस सेक्शन में पब्लिक वेलफेयर है, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये तुम्हारा एक पॉइंट हो गया। बजट में मान लो 2 शहरों को और कनेक्ट करना है, ठीक है, और दूर दूर के गांव को कनेक्ट करना है, उनके बीच में ट्रेन चलानी है, तो उसमें जो खर्चा होगा वो भी गवर्नमेंट मतलब अपने बजट में उस खर्चे का ध्यान देगी, उसको फंड्स एलोकेट करेगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे होती है, जब उस एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन और ज्यादा हो। तो अगर
किसी सरकार को चाहिए कि भाई हमारे देश में, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा बने, तो कैसे बनेंगे? एक तो भाई हमारे को मेक श्योर करना होगा कि टैक्सेस वगैरह थोड़े से कम हो, ठीक है, थोड़ा रिबेट दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को कि भाई वो और अच्छे से गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। एक काम ये हो सकता है। दूसरा काम ये हो सकता है कि सरकार खुद ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने लग जाए, बड़ी बड़ी सड़कें बनाए, बड़े बड़े हाईवे बनाए। उससे क्या होगा भाई, बहुत सारी जॉब क्रिएशन होगी। जब एक सड़क बनती है, एक हाईवे बनता है, तो कितनी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कितने सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उससे इकोनॉमी को अपने आप में एक बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमी की अपने आप में एक ग्रोथ होगी। अब मैं तुम्हारे को यहाँ पर ना कीवर्ड्स मार्क कर देता हूँ। तो कीवर्ड्स तुम्हारे लिए मैंने मार्क कर दिए, सिर्फ हेडिंग्स और कीवर्ड्स बस अपने माइंड में याद करो, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन करनी स्टार्ट करना, तुम्हारे बड़े अच्छे आंसर्स बनेंगे, ठीक है। और अगर तुम सोचो भाई कि इसमें सारे पॉइंट्स करने हैं नहीं करने, तो मेरे भाई इसमें आपको सारे पॉइंट्स करने हैं, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट बजट के क्वेश्चन में ना वो स्पेसिफिक पॉइंट्स ही पूछ लेगा कि भाई ये वाला बताओ ऑब्जेक्टिव का क्या एक्सप्लेनेशन है या इस पॉइंट का क्या मीनिंग है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, आपको अगला है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। जो हमारा इंडिया है ना, हमारा इंडिया कुछ जगह बहुत डेवलप्ड है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। तो इस जो डिफरेंस है कि कहीं पर तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो गई, कहीं पर डेवलपमेंट बहुत कम है, इस डिफरेंस को ना कम करना होता है गवर्नमेंट को ईयर ऑन ईयर, ताकि ओवरऑल फैलावट में डेवलपमेंट हो, हर सिटी में, हर शहर में कुछ कुछ डेवलपमेंट जरूर हो, ठीक है। तो अब मान लो जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रखी, जो बहुत अंडर डेवलप्ड जगह है, वहां पर गवर्नमेंट सेटअप करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, ये याद कर लेना। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, गवर्नमेंट बोलेगी भाई जो यहाँ बिजनेस करेगा उसको टैक्स में कंसेशन मिलेगी, उसको सरकार की तरफ से लीगल फॉर्मेलिटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके सारे काम बड़े आराम से हो जाएंगे। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि कोई वहां जाकर जब बिजनेस करेगा ना, तो जब बिजनेस करता है तो जॉब क्रिएशन होती है, वहां के लोगों के पास पैसा आता है और ऐसे करके धीरे धीरे वो जगह डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये तुम्हारा हो गया रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। और फिर अगला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो बजट के जरिए एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होती है, अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो खुद ही बहुत मोटा मोटा खर्चा करने पे उतर आए, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने सोचा हॉस्पिटल्स बना देते हैं, रोड्स बना देते हैं, हाईवेज बना देते हैं, तो वो कोई भी खर्चे करने पे अगर उतर आ जाएगी, ठीक है, तो बहुत सारा खर्चा होगा, बहुत सारी जॉब क्रिएशन होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, और जॉब क्रिएशन मतलब हमारा क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पर कीवर्ड्स मार्क कर देता हूँ। तो कीवर्ड्स मैंने तुम लोगों के लिए मार्क कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा हूँ हेडिंग कर जाओ, कीवर्ड्स को भी याद करो, और उसके बाद सेंटेंस अपनी लैंग्वेज में बनानी स्टार्ट करना। तुम्हारे आंसर ठीक ठाक फॉर्म होंगे और तुम्हारे को मार्क्स भी पूरे पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट। देखो वैसे तो रेवेन्यू रिसीट भी होती है, बट जो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैपिटल है। अभी रेवेन्यू भी तुम्हें समझाऊंगा। कैपिटल रिसीट क्या होती है, तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। कैपिटल रिसीट में ना दो टर्म होती है, एक तो तुम्हें याद रखनी है, एक एसेट रिलेटेड होती है और दूसरी होती है लायबिलिटी रिलेटेड। रिसीट का मतलब मेरे भाई होता है इनफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसे का आना। आपको पहले तो रिसीट, रसीद या रिसीट, इसका मीनिंग होता है पैसे का आना, यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश, पैसे का आना। अब कैसे आना, रीजन क्या है, पैसे के आने का रीजन क्या है? एक रीजन तो ये है कि हमने अपनी एसेट बेच दी। एसेट अगर हम बेचेंगे तो हमारी एसेट की ओनरशिप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारे। अब हमने बेच दिया तो अब हमारी वो चीज़ नहीं है, तो एसेट कम हो जाए, ठीक है, या तो एसेट कम हो जाए, या फिर पैसा कैसे आता है, कर्जा लेने से आता है, कर्जा लेने से आता है, या फिर लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, या तो हमारी एसेट कम होगी या फिर हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो हमारे पैसा आएगा। मान लो तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो तुमने अपने दोस्त से उधार लिया ना, तो हुआ क्या, पैसा तो आ गया, लेकिन कर्जा भी तो चढ़ गया ना तुम्हारे सर के ऊपर। तो ये चीज तुम ध्यान रखना। और यहाँ पे कैश वर्ड को इग्नोर करो। कैश आ गया तो मतलब ऐसे अकाउंट्स वाले बच्चे ये मत सोचना कि मेरे पास कैश भी तो आया, अगर लोन बढ़ा तो कैश भी तो आया, कैश भी तो एसेट है, उसको इग्नोर करो। कैश को प्योरली इग्नोर करो, सिर्फ ये सोचो कर्जा है या नहीं है, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं सोचना। तो कैपिटल रिसीट में याद रखना दोनों में से एक चीज। तो अब मैं तुम्हें ना इन दोनों के थोड़े से एग्जांपल देता हूं, और उसके बाद तुम्हें अपना जो आंसर है ना वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखो लायबिलिटी बढ़ने से पैसा कैसे आता है, अगर सरकार को पैसों की जरूरत है तो सरकार कहेगी यार मेरे को ना पैसों की जरूरत है, मैं क्यों ना उधार ले लूं, ठीक है, तो बोरोविंग कर लेती हूँ। पहली बात तो ये बोरोविंग रोज रोज नहीं होती। एक चीज याद रखना, जो कैपिटल रिसीट होती है रोज रोज नहीं होती, रेकरिंग नहीं होती। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, ये नॉन रेकरिंग है, ये रोज रोज नहीं होती। तो अगर सरकार को पैसों की जरूरत है तो सरकार पैसा कहाँ से लेगी, आरबीआई, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल बैंक से पैसा मांगेगी, आरबीआई से मांग सकती है, ठीक है। और कहाँ से मांग सकती है भाई, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से मांग सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से मांग सकती है, पब्लिक से मांग सकती है, ठीक है, अपनी देश की पब्लिक से भी लेने के तरीके होते हैं पैसा उधार पे, वहां से मांग सकती है, वर्ल्ड बैंक से मांग सकती है, वर्ल्ड बैंक से, IMF से मांग सकती है, बहुत सारी, ठीक है, जगहों से सरकार उधार ले सकती है। तो अगर उधार लिया, पैसा आ गया ना,
कैश का इनफ्लो हो गया ना, लेकिन एट द सेम टाइम कर्जा भी चढ़ गया, तो ये एक तरीका हो गया। एसेट कैसे बेच सकती है, ठीक है, एसेट बेचने से कैसे पैसा आएगा। अब यहाँ पे ना एक चीज याद रखना, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए एक टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स, मान लो हमारी सरकार ने ही किसी को लोन दे रखा है, सरकार ने मतलब किसी और को लोन दे रखा है, ठीक है। अब सरकार ने अगर किसी और को लोन दे रखा है तो सरकार के लिए वो लोन के एसेट है, क्योंकि सरकार ने पैसे किसी और को दिए हैं, ठीक है, हमारे पे कर्जा नहीं, हमने किसी और को दिए, तो सरकार के लिए वो एसेट क्या है, मतलब वो लोन क्या एसेट है, क्योंकि हमने कर्जा किसी और के सर पे चढ़ाया। अब कल को वो लोन जब हम रिकवर करेंगे तो एक तरीके से अब हमें उससे फ्यूचर में ब्याज नहीं मिलेगा ना, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपनी एसेट कम कर रहे हैं। तो रिकवरी ऑफ लोन एक इसका एग्जाम्पल है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट के ना बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, पीएसयूज होती हैं, जो गवर्नमेंट ओन करता है, गवर्नमेंट की जो कंपनीज है उनको पीएसयूज बोलते हैं। इसके एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, एलआईसी तुमने सुना होगा, बीपीसीएल तुमने सुना होगा, ठीक है, सेल सुना होगा, भेल सुना होगा, ऐसे तुमने बहुत सारी कंपनीज के नाम सुन रखे होंगे। अब मान लो सरकार को हमारी पैसों की जरूरत है, तो सरकार क्या करेगी, इन कंपनी में जो उनके शेयर्स है ना, शेयर्स को बाजार में बेच देगी। तो जब हम शेयर बेचेंगे, मतलब सरकार को मैं हम कह रहा हूं, अगर सरकार शेयर बेचेगी तो होगा क्या, जो भी शेयर खरीदेगा वो कैश दे देगा, तो कैश दे देगा तो सरकार के पास क्या हो जाएगा, फिर से इनफ्लो हो जाएगा पैसे का। लेकिन इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वर्ड होता है ना, इन्वेस्ट मतलब कहीं पर पैसे लगाना, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पर पैसे लगाना। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वहां से पैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को उठा लेना, इन्वेस्टमेंट खत्म करना। तो अभी जो मैंने समझाया है तुम्हें, इसको एग्जाम में कैसे लिखना है इसको जरा एक बार ही देख लेते हैं। देखो, बोरोविंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स और अदर रिसीट्स, ये तो तुम्हारी हेडिंग है। हेडिंग तो मेरे भाई याद करनी कंपलसरी है। यहाँ पे अब तुम जैसे लर्न करने बैठोगे तो हेडिंग याद करी, फिर जो कीवर्ड्स है ना, सिर्फ इन कीवर्ड्स को अपने माइंड में एक बार ही आंख बंद करके तुम मेक श्योर करना तुम बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो। तुम्हें पूरी लैंग्वेज भी नहीं बोलनी, तुमने जो मैंने समझाया वो स्टोरी तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए, प्लस ये कीवर्ड्स जो मैंने अंडरलाइन कर रहे हैं, बस ये वर्ड्स तुम्हारे माइंड में याद होने चाहिए। फिर तुम सेंटेंस फॉर्मेशन करना, तुम्हारे बड़े अच्छे आंसर बन जाएंगे, ठीक है। और हेडिंग मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तो हम याद करके जाएंगे, ये नहीं छोड़ सकते। अगर हेडिंग तुम अपनी लैंग्वेज में बनाओगे ना, नंबर कटने का बहुत हाई चांस है। ऐसे ही अदर रिसीट्स है, यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, और जो भी था मीनिंग सेम चीज मैंने तुम्हें समझाई है, और कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं। बस ये कीवर्ड्स और हेडिंग आप कर लो। अच्छा, एक और चीज है इसमें, स्मॉल सेविंग्स क्या होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने पब्लिक से फंड लिया है, लेकिन कैसे लिया, पोस्ट ऑफिस में। तुम अभी देखोगे, तुम अपने घर पे पूछना, बहुत हाई चांस है कि आपके पेरेंट्स ने कुछ पैसा सेव करा हो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलाया हो, पैसा सेव करा हो, या वो एनएससी खरीदते होंगे, हर साल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी बोलते हैं, वो खरीदते होंगे। तो होता क्या, वो पैसा हम सरकार को दे रहे हैं, और कुछ टाइम बाद वो पैसा मैच्योर होगा, हमें थोड़ा इनकम हो जाएगी, इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट अभी हमने सरकार के पास जमा कराया ना, तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सरकार के पास पब्लिक का पैसा जमा हुआ है, तो सरकार के पास किसी और का पैसा डिपॉजिट हुआ, यानी कि सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, लायबिलिटी है। तो वही चीज वो यहाँ पे बोल रहा है कि लीड टू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो ये तुम्हारा एक स्मॉल सेविंग्स भी इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट, तुम्हारे को दो टर्म्स पता होनी चाहिए, एमसीक्यू यहां से बहुत इजीली बन सकता है। डेट क्रिएटिंग मतलब कर्जा, ठीक है, कर्जा मतलब लोन फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नॉन डेट क्रिएटिंग मतलब बिना लोन, बिना कर्जे के क्या पैसा आ सकता है। तो ये वही वाला पॉइंट है, जब एसेट सेल करते हैं, जब हम एसेट सेल करेंगे तो कर्जा तो नहीं होगा, हमारे ऊपर कर्जा तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन उससे क्या होगा, एसेट बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा। बट एसेट सेल करना कोई अच्छी चीज नहीं है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास 4 मकान है, तो अगर 4 मकान में से अगर तुम्हें एक मकान बेच दोगे, तुम्हारे में पैसे तो आ जाएंगे, बट ये कोई खुशी की बात थोड़ी है ना, कि भाई पहले 4 थे, फिर हो भी तो 3 मकान जाएंगे ना, 3 में से फिर तुम एक और बेच दोगे, तुम पे पैसे फिर आ जाएंगे, लेकिन ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। तो इसमें नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स में एसेट बेच कर पैसा आना कोई बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है। मैं तुम्हें वैसे एक चीज बता रहा हूं। अब यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल लिखने हैं, ठीक है, एमसीक्यू के लिए, तो एक बारी रीडिंग कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। और आपकी नॉर्मल जो बोरोविंग्स है उसी को वो बोल रहा है डेट क्रिएटिंग, और एसेट बेचना या फिर डिसइन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट को वो यहाँ पर बोल रहा है आपके पास नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। अब इसमें जो हमारी प्योर बोरोविंग्स है ना, प्योरली पैसा बोरो करना, वो तो उसने डाल दिया डेट क्रिएटिंग में, क्योंकि वहां पे डेट बन गई ना, डेट मतलब कर्जा चढ़ गया। नॉन डेट में दो ही चीजें, या तो पीएसयू की आप लोग डिसइन्वेस्टमेंट करो, ऐसे शेयर्स बेचो पीएसयू वाले, या फिर रिकवरी ऑफ लोन, पहले किसी को सरकार ने लोन दे रखा है तो वो लोन रिकवर करेंगे तो भी हमारी एसेट कम हो जाएगी। तो ये तुम्हारा एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। अगला तुम्हारे पास है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा
जा सकता है, पूछा तो जा सकता है, लेकिन इसमें आपको पेपर में क्या चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाला जो कॉलम होता है ना यार बेसिस का, ये वाला कॉलम मैं देखता हूँ यार बच्चे आंसर में लिखते नहीं, भाई ये क्यों नहीं लिखते? तुम्हें पता है ये दोनों कॉलम्स लिखने जरूरी है, लेकिन अब 12th में आ गए, इकोनॉमिक्स में मार्क्स तभी मिलेंगे अगर बेसिस का कॉलम, कोई भी चैप्टर का डिफरेंस का टेबल आ जाए पेपर में, कोई भी चैप्टर का बेसिस का कॉलम बनाना कंपलसरी है। तो आपको मीनिंग तो बहुत आसान है, लेकिन पेपर में नंबर कैसे लें मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ। बेसिस का कॉलम लिखकर आना है, ये सारा याद करके जाना है, ये तो लर्न करके जाना है, ठीक है। अंदर तुम्हारे को हमेशा एक डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, मतलब कि पहला पॉइंट जो है ना अपना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, जो पहला पॉइंट है दोनों का जो डेफिनेशन बेस्ड होता है वो याद कर लेना। उसके बाद तुम बस रीड करोगे, तुम्हें याद हो जाएगा। मैं वैसे समझा रहा हूं, देखो रेवेन्यू रिसीट का मतलब यहाँ पे जो टर्म लिखी जाती है वो रेकरिंग वर्ड बोलेगा बार बार। रेकरिंग का मीनिंग होता है मेरे भाई रिपीट होना, रेपिटेटिव, मतलब बार बार वो चीज होना। जैसे सरकार के लिए पैसे का आना, रेवेन्यू मतलब ऐसा पैसे आने का तरीका, एक ऐसा तरीका जो बार बार हो। जैसे अगर तुम्हारे घर पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो हर महीने कुछ ना कुछ इन्फ्लो होता है ना, तो वो रेकरिंग नेचर का इन्फ्लो होगा कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसा घर पर आता है। या रेंट आ रहा है, किसी के घर रेंट आ रहा है, हर महीने रेंट आ रहा है, तो रेकरिंग नेचर का हो गया। कैपिटल रिसीट हर रोज नहीं होती। कैपिटल रिसीट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो जैसे मान लो 10-15 साल में कोई मकान मैंने बेचा, मेरे पे 2 मकान थे, 2 में से मैंने 1 मकान बेच दिया 10 साल के गैप में, तो कभी कभार जो इवेंट होता है वो होती है कैपिटल रिसीट, नॉन रेकरिंग। ये मतलब होता है रेकरिंग और नॉन रेकरिंग में। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से रेकरिंग होता है टैक्स आना हर महीने, इवन हर रोज तुम देखोगे भाई सरकार कितना टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। जीएसटी होता है, इनकम टैक्स होता है, दुनिया जहां के टैक्सेस होते हैं, पेट्रोल पे अलग टैक्स लगता है, अल्कोहल पे अलग टैक्स लगता है, तो बहुत सारे टैक्स होते हैं, लेकिन वो क्या है, रेकरिंग है, बार बार लगते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल रिसीट्स मैंने तुम्हें अभी समझाया, पूरा क्वेश्चन कैपिटल रिसीट्स का तो पिछले वाले कराएंगे। ये नॉन रेकरिंग है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ, ये रेगुलर एंड रेकरिंग लिख रहा है, ये इररेगुलर एंड नॉन रेकरिंग लिख रहा है। नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट। भाई अगर तुमने सरकार को टैक्स दिया, जीएसटी दिया, तुमने जोमेटो स्विगी से पता नहीं कितनी बारी खाना मंगवाया होगा, हर बार तुम जब भी जोमेटो स्विगी पे फूड ऑर्डर करते हो तो जीएसटी पे करते हो तुम 5%। कभी बिल देखोगे तो पता चलेगा 5% का तुमने जीएसटी पे करा। क्या तुम्हें लगता है सरकार तुम्हें वो 5% कभी वापसी करेगी? तो मतलब क्या, सरकार की तरफ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है वो पैसा तुम्हें लौटाने की। तो देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट। सरकार तुम्हें जो भी तुमने खाने पे जीएसटी पे करी, तुम्हें वापसी कभी नहीं मिलने वाला। और यहाँ पर क्या, अगर लोन लिया है तो सरकार को ऑब्वियस ही बात है वापसी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखे, अब ये फीस का एग्जांपल है यार। जैसे मान लो अभी तुम लोग सारे 18 ईयर्स के होने वाले हो, सबको शौक होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का, बाइक का लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस। फ्री में नहीं बनेगा, जाओगे जब भी जो अपना ड्राइविंग स्कूल है या जहाँ पे भी तुम्हारी जो भी अथॉरिटी है, जहाँ पर भी तुम्हारा लाइसेंस बनेगा, सब जगह कुछ ना कुछ एक सर्टेन फीस तुम्हें पे करनी होगी। तो ये डिफरेंस का टेबल है। बेसिस याद करके जाना, पहला पॉइंट याद करके जाना, और नीचे का बाकी तुम इजीली याद हो जाएगा। अगला है मेरे भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे इसका भी डिफरेंस है, सेम अप्रोच है, बिल्कुल मीनिंग भी सेम है। बेसिस आप करके जाओगे याद, ठीक है, बेसिस आप करके जाओगे याद। अब यहाँ पे एक तो तुम याद रखना, यहाँ पे ना नीदर नॉर वर्ड चलता है, ठीक है, नीदर और नॉर वर्ड चलता है। ये निशानी के लिए बता रहा हूँ, रेवेन्यू में नीदर नॉर वर्ड चलेगा। पुरानी डेफिनेशन भी तुम देखोगे ना, अभी जो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट की थी वहां पर भी नीदर नॉर था। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में ईदर और वर्ड चलता है। ये एसेट लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में लिखता है कि एसेट बेचा जाएगा या नहीं बेचा जाएगा, या लाइबिलिटी को कर्जा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, उस रेफरेंस में बोलता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसी चीज है जो कभी कभी होती है, मोटा खर्चा। तुम मोटा खर्चा या मोटी कमाई ऐसे समझ सकते हो। रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हो गया, रोज की कमाई। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं तो रोजमर्रा का खर्चा, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब सिंपली ये हो गया रेकरिंग और रोजमर्रा वाला, और कैपिटल का मतलब हो गया मोटा खर्चा या मोटी इनकम, डिपेंड करता है एक्सपेंडिचर है या रिसीट है, और कभी कभी वो चीजें होती है। तो अब तुम सोचोगे ना गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आधा आंसर तो तुम खुद ही फ्रेम कर लोगे। अब एक बार रीड करते हैं, हमें समझ में आएगा। तो कह रहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी, क्योंकि ये मोटा खर्चा नहीं है, रोज रोज के खर्चे में हम एसेट लाइबिलिटी को बीच में डालते भी नहीं है। तो इट इज इंकर्ड, ये क्यों होता है, फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विसेज। अब तुम सोचोगे सरकार के यार कितने सारे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट
ऑफिसेज है, सब जगह स्टाफ काम कर रहा है, सबको तनख्वाह नहीं देनी, तो ये तो हर महीने का खर्चा है ना, रेपिटेटिव खर्चा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इट इज रिकरिंग इन नेचर, एज सच एक्सपेंडिचर इज स्पेंड बाय गवर्नमेंट ऑन डे टू डे एक्टिविटीज। रोज रोज होता है, सैलरी देना, वही इंप्लॉय रिटायर होगा, पेंशन देना, इंटरेस्ट देना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो सरकार को रोज रोज या मंथली मंथली करने होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मोटे खर्चे कभी कभार होते हैं। इसका एग्जांपल है रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। भाई अगर लोन ही हमने कभी कभार लिया है तो उसको चुकाएंगे भी मतलब आराम से, ये थोड़ी कि रोज ही कर्जे चुकाए जा रहे हैं, इतना भी कर्जे में नहीं है यार हमारा देश। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। कुछ एसेट खरीदना, एसेट खरीदना मतलब तुम ये सोचो तुम्हारा एक सपना होगा भी कल को मैं अपना एक और घर खरीदूंगा, या जिसका अपना घर नहीं है उसका सपना होता है एक घर मैं अपना खरीदूंगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। अब सरकार अगर कोई एसेट खरीद रही है, कोई कंपनी खरीद रही है, कुछ भी सरकार मोटा खर्चा कर रही है, तो वो रोज रोज नहीं कर रही है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए और ये तुम्हारा डिफरेंस का टेबल हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल इस चैप्टर से बनता है इंप्लीकेशंस के ऊपर। तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, तीनों डेफिसिट की इंप्लीकेशन तुम्हें करके जानी है। मैं तुम्हें पहले मीनिंग बताता हूँ। देखो रेवेन्यू डेफिसिट का एक बार ही मीनिंग समझ गए, आंसर इसका बहुत जल्दी याद हो जाएगा और तुम्हें मतलब ऐसा लगेगा ये चैप्टर से हम या इस टॉपिक से हम डरते ही क्यों थे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मीनिंग है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफिसिट से ये तो समझ आ रहा है ना, कुछ नेगेटिव लग रहा है, कुछ तो माइनस वाली बात चल रही है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसीट कम है। अब इसमें क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग यह है कि भाई सरकार के रोज़मर्रा के खर्चे, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है सरकार की, उसके खर्चे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ से इनकम जनरेट हो रही है वो बहुत कम है। मतलब जैसे मान लो अगर तुम अपनी दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो एक दिन में दुकान से उतना माल नहीं बिक रहा जितना दुकान खोलने का खर्चा है। मतलब अगर हम दुकान खोलते हैं तो बिजली का बिल पे करना है, एक आध लड़का हायर करे उसकी तनख्वाह निकालनी है, ठीक है, कोई सफाई वाला हायर किया तो उसको सफाई करने के पैसे देने हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, बहुत सारे खर्चे, वाईफाई का खर्चा। तो अगर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो सरकार को पूरी की पूरी गवर्नमेंट रन करने के लिए डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत सारा खर्चा होता है। वो खर्चा बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली उन एक्टिविटीज़ से जो इनकम आ रही है वो बहुत कम है, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है कि भाई सरकार अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए खुद ही सक्षम नहीं है, खुद ही वो अपने खर्चे नहीं निकाल पा रही। तो अगर ऐसा है तो इस केस में क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट ना जन्म देता है कि सरकार को पैसों की जो कमी हो रही है वो कैसे पूरी करे, कि उधार ले ले। बोरोविंग्स के जरिए सरकार क्या करे कि इन डेफिसिट, मान लो अगर आज के दिन का मेरे को भाई आज मान लो 15 रुपए की कमी पड़ रही है, मेरे को 15 रुपए चाहिए किसी को देने हैं, ठीक है, मेरा खर्चा हो रहा है ऊपर लेकिन मेरे पे कमाई नहीं है, मैंने 15 रुपए ले लिए उधार, ठीक है। अब उधार ले तो लिए, लेकिन उधार लेने से मेरा आज का काम तो चल गया, लेकिन फ्यूचर में और प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब भी हम बोरोविंग करते हैं ना तो हमें ना इंटरेस्ट भी पे करना होता है, हमें ब्याज पे करना होता है, और जो ब्याज पे करना होता है वो दोबारा किस में जुड़ जाता है, वो जुड़ जाएगा अगले साल के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, या अगले साल जब भी रेवेन्यू डेफिसिट निकलेगा तो उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा पहले ही डेफिसिट था, डेफिसिट की वजह से हमने बोरोविंग करी कि डेफिसिट हमारा कम हो, लेकिन बोरोविंग करने से पहले का डेफिसिट तो पूरा हो गया, लेकिन बोरोविंग ने जन्म किसको दे दिया, ब्याज को। ब्याज किसका पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो इससे हमारा रेवेन्यू डेफिसिट फिर से और ज्यादा बढ़ने लग जाएगा और फिर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे भाई आप एग्जाम में कैसे लिखोगे। जो भी मैंने तुम्हें अभी कहानी समझाई सिर्फ वही मैंने अंडरलाइन किया कीवर्ड्स की फॉर्म में, तो इसको याद कर लेना। जो भी मैंने अंडरलाइन किया, जो एक एक वर्ड बताया एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे तुम्हारे आंसर में लिखी हुई है। कीवर्ड्स याद कर लेना, उसके बाद इसकी 1-2 बारी 3 बार रीडिंग करना और अपना आंसर एक बार अपने आप को टेस्ट करो। एग्जाम में सीधा लाइव मत करो, एक बार कॉपी पे लिख के कोशिश करो क्या तुम लिख पा रहे हो सिर्फ कीवर्ड्स के दम पे। मैं सही बता रहा हूँ, अगर तुमने पूरा सुना है, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ सुन रहे हो, समझ रहे हो, तुम अपने आप कीवर्ड के दम पे आंसर बहुत अच्छा फ्रेम करके आ पाओगे। अब मेन चीज एक लास्ट वाला बुलेट पॉइंट याद कर लेना कि अ हायर रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू आइदर कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। मतलब क्या है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो सरकार को एक सिग्नल मिल रहा है कि या तो अपना खर्चा कम कर ले भाई क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा है, या फिर अपनी कमाई बढ़ा लो। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर तुम्हारा खर्चा ज़्यादा है तो तुम्हारे को घर वाले बोलेंगे या तो भाई कमाना शुरू कर दे क्योंकि तेरा खर्चा बहुत ज़्यादा है, या फिर अपना खर्चा घटा दे। तो यही सेम चीज़ सरकार को अपने ऊपर लागू करनी चाहिए अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो। अगली टर्म जो है वो है मेरे भाई फिस्कल डेफिसिट, और ये इसका फॉर्मूला ना बहुत बच्चों को दिक्कत देता है। कैसे दिक्कत देता है, इसका फॉर्मूला में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पहले आ गए, ठीक है। जैसे पिछला किया ना रेवेन्यू डेफिसिट, वहाँ पे भी एक्सपेंडिचर पहले था, लेकिन यहाँ रेवेन्यू और कैपिटल दोनों है। यहाँ पे दिक्कत ये होती है, रेवेन्यू रिसीट माइनस करते हैं समझ आता है,
कैपिटल रिसीट माइनस करते समझ आता है, लेकिन ये फिर ये क्या लिखता है एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, ये क्यों लिखता है, ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो मैं तुम्हें इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि ये फिस्कल डेफिसिट का आखिर मीनिंग क्या है। तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मान लो अपना अपना कोई एक बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, हम बिजनेस रन कर रहे हैं, हम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, समझ लो हम कोई स्कूल चला रहे हैं, ट्यूशन चला रहे हैं, हम कोई बिजनेस चला रहे हैं। तो उसको चलाने में मेरे को लग रहा है भाई मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है 150 है, टोटल मतलब ये दोनों मिला के रेवेन्यू प्लस कैपिटल मिला के टोटल एक्सपेंडिचर मैंने मान लिया 150 रुपये। रेवेन्यू रिसीट मतलब मान लो मैं जो रोजमर्रा का काम कर रहा हूँ वहां से मेरे को 80 रुपये तो आ जाते हैं, मतलब मैं जो भी बिजनेस रन कर रहा हूँ मेरे को 80 रुपये तो आ जाते हैं। और कैपिटल रिसीट्स नॉन डेट क्रिएटिंग, अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, रोज का खर्चा 150 रुपये, ठीक है, रोज का खर्चा 150 है, एक दिन का खर्चा 150 है, एक दिन की इनकम कितनी हो रही है 80 हो रही है। तो अगर मैं सिर्फ इतना देखूं तो मैं 70 रुपीज़ के लॉस में चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ। तो अब मेरा माइंड चलेगा यार मेरे को 70 रुपये का लॉस पूरा करना पड़ेगा ना भाई, मैं 150 का खर्चा करूँ तो पैसे चुकाने हैं, तो अब पैसे चुकाने हैं तो मैंने सोचा यार मैं क्यों ना अपनी एक एसेट बेच देता हूँ, ठीक है, नॉन डेट मतलब अपनी एसेट बेच देता हूँ, जैसे सरकार क्या करती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs में से शेयर बेच देती है। तो मान लो मैंने अपनी एसेट बेची तो मेरे पास वहाँ से 20 रुपये और आ गए, मेरे पास 20 रुपये और आ गए। लेकिन अभी भी अगर मैं ध्यान से देखूँ मेरा रोज़ का खर्चा 150 रुपीज़ का है और 80 रुपये मेरी रोज़ की कमाई है, एसेट बेच दी तो भी मेरे पे 20 रुपये आ गए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास सिर्फ 100 रुपये ही तो हैं, लेकिन खर्चा कितना का है 150 का, तो अभी भी मेरे को 50 रुपये की दिक्कत आ रही है, अभी भी मैं 50 रुपये डाउन चल रहा हूँ। तो अगर मैं 50 रुपये डाउन चल रहा हूँ तो ये मेरा क्या है फिस्कल डेफिसिट है। तो 50 रुपये की ये जो अगर आंसर आ रहा है फिस्कल डेफिसिट का 50 रुपये का, इसका मतलब है हमारे पास 50 रुपये की कमी है जो पूरी कैसे होगी, सिर्फ वैसे पूरी होगी अगर मैं बोरोविंग करूँ। अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है इसको चुकाने के लिए, तो 50 रुपये का जो फिस्कल डेफिसिट है मैं कैसे चुका सकता हूँ, बोरोविंग करके, मतलब उधार लेकर। तो फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है, बोरोविंग रिक्वायरमेंट बताता है एक गवर्नमेंट की। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया ताकि तुम्हारे को समझ में आए। और ये इसका फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट और माइनस करते हैं कैपिटल रिसीट्स लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग वाली। जब न्यूमेरिकल कराऊंगा फॉर्मूले दोबारा लिख दूंगा, अभी जस्ट तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब यहाँ पर अगर एक और चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहूँ तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब जैसे फिस्कल डेफिसिट आ रहा है ना, तो फिस्कल डेफिसिट से मान लो सरकार ने लोन ले लिया, मान लो सरकार ने या हमने 50 रुपये का लोन ले लिया। अब ये 50 रुपये का लोन लेने में दिक्कत ये आती है कि लोन जब हम लेते हैं ना तो हमारे को ना उस पर ब्याज भी देना होता है, और जब हमें इंटरेस्ट देना होता है तो वो किस में जाके जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो यानी कि अगर मैं इस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए बोरोविंग करता हूं तो अगले साल मेरा फिस्कल डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि बोरोविंग पे मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ऐसे एक गवर्नमेंट या एक इकोनॉमी डेट ट्रैप में फंस जाती है। तो अब मैं तुम्हारे को एग्जाम में कैसे लिखना है वो चीज़ बताता हूँ। अभी यहाँ मैंने कीवर्ड्स नहीं अंडरलाइन करे, मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन करता हूँ और फिर तुम्हें ये आगे कंटिन्यू कराता हूँ। तो अंडरलाइन मैंने कर दिया डेट ट्रैप में, तो वही लिखा है जो मैंने तुम्हें एग्जैक्ट स्टोरी अभी समझाई है। डेट ट्रैप वही है, रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर में तुम्हारे ये होना चाहिए। अब अगला है इन्फ्लेशन। कह रहा है गवर्नमेंट कहां से बोरो करती है, आरबीआई से बोरो करती है फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए। बोरोविंग कहां से करेगी, आरबीआई से। आरबीआई पैसा कहां से देगा, आरबीआई पैसा छाप कर देगा। छाप कर देगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो वही इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ेगी। तो यही सारी चीज़ें जिससे इकोनॉमी हमारी डूबती है एक तरीके से। फिर फॉरेन डिपेंडेंस, गवर्नमेंट अगर लोन ले तो भाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन ले सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकती है, वर्ल्ड बैंक IMF से ले सकती है, तो उससे भी ब्याज वगैरह की पेमेंटें बढ़ती हैं। हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ, सिर्फ ये जो अंडरलाइन ये याद कर लो और ये पहला पॉइंट बहुत अच्छे से करके चले जाना, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगला है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर 2-3 सवाल बन सकते हैं, सारे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो भाई, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, आराम से समझ आएगा, ठीक है, हर बच्चे को समझ आएगा। 2 मिनट मेरी बात सुनो बस। देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है बाद में समझेंगे, सबसे पहले समझो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट होता है कि हमें कितना पैसा बोरो करने की ज़रूरत है। अगर मैं पुराने एग्जाम्पल को ही उठाऊं तो मुझे मान लो 50 रुपीज़ बोरो करने की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मेरे को पैसा बोरो करना क्यों पड़ रहा है। भाई 50 रुपये मैं बोरो कर रहा हूँ, अगर आज तुम अपने दोस्त से उधार ले रहे हो तो उधार लेने की ज़रूरत क्या है? क्या तुम्हें कोई खर्चा करना है, फ्रेश खर्चा करना है, इसलिए तुम उधार ले रहे हो, या तुम्हारे ऊपर कई सारे दोस्तों का उधार है और उस उधार को तुम्हें लौटाना पड़ रहा है, या फिर उन उधार पे तुम्हें इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, तुम इसलिए उधार ले रहे हो। समझ रहे हो, बहुत फर्क है। अगर हम उधार ले रहे हैं तो उधार क्यों ले रहे हैं? तो मान लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट पे पहले से बहुत सारा लोन है, पहले से बहुत सारा लोन है
और उस इतना सारा लोन है कि आज की डेट पे उस लोन पे हमें ब्याज जो देना पड़ रहा है वो कितना देना पड़ रहा है, वो मान लो 40 रुपये देना पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा हमें देना पड़ रहा है। तो प्राइमरी डेफिसिट ये बता रहा है कि हमें 50 रुपये बोरो करने की रिक्वायरमेंट है। फिजिकल डेफिसिट हमें क्या बताता है, प्राइमरी डेफिसिट का मीनिंग समझा रहा हूँ कि प्राइमरी डेफिसिट का जो आंसर आएगा वो क्या मीनिंग बताता है। तो उसको समझने के लिए पहले ये समझो, फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग ये होता है कि मेरे को 50 रुपये बोरो करने की ज़रूरत है। तो 50 रुपये बोरो करने की ज़रूरत है, लेकिन क्यों बोरो करने, वाई? तो हमने देखा भाई 40 रुपये तो मेरे को पुराने लोन के ऊपर ही ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाएंगे, 40 रुपये तो पुराने कर्जों के ब्याज चुकाने पे ही खर्च हो जाएंगे। तो बचा हुआ 10 रुपये, मतलब 50 रुपये जो तुमने नया लोन लिया उसमें से 40 रुपये तो तुमने इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च दिए। ये 10 रुपये जो निकला है तुम्हारा प्राइमरी डेफिसिट, ये वो अमाउंट है जो ब्याज पेमेंट की जगह मतलब अदर एक्सपेंसेस पे तुम्हारा खर्च होगा। मतलब जो तुमने लोन लिया 50 का, 40 तो इंटरेस्ट पेमेंट में चले गया, सिर्फ इसमें से 10 रुपये तुम्हारा जो है यूज होगा अदर एक्सपेंसेस पे, जो हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे। तो यही तुम्हारा प्राइमरी डेफिसिट है। तो प्राइमरी डेफिसिट जितना ज़्यादा कम आएगा, लोअर आएगा, उतना दिक्कत की बात है, जितना ज़्यादा कम आएगा उतनी दिक्कत की बात है। क्योंकि इसका मीनिंग ये निकलता है कि भाई अगर मान लो ये 50 का ही हो गया, अगर मान लो ये पूरा 50 का ही हो गया, तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि जो सरकार को लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, 50 रुपये बोरो करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो क्यों पड़ रही है? क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट, मतलब पुराने लोन का ही इतना भार था, इतनी सरदर्दी थी कि उस पर इंटरेस्ट ही 50 रुपये का इकट्ठा हो गया था। तो पुराने लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए वो और लोन ले रही है। तो प्राइमरी डेफिसिट जितना ज़्यादा कम उतना ज़्यादा दिक्कत नुकसान की बात है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर एग्जाम में कैसे लिखना है, जो तुम्हें बताया एग्जैक्टली वही लिखा है। कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर दिए, लैंग्वेज वगैरह जो भी मैंने अंडरलाइन किए वो तुम्हें याद करके जानिए, बाकी तुम देखना अपने आप बना लोगे। कुछ भी नहीं लिखा, एक बार रीड करके देखो, कुछ नहीं लिखा। जो प्राइमरी डेफिसिट 0 है वहाँ पे बस 0 डाला है। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये इधर आगे घूम के, तो डेफिसिट और ब्याज तुम्हारा बराबर हो गया। यही कहानी जो मैंने तुम्हें बताई कि 0 होने का क्या मीनिंग है, सेम कहानी वो यहाँ पर लिख रहा है। तो ये पेज और ये स्लाइड तुम रीड करना, ये बस रीड कर लो, इसमें एज सच कुछ है नहीं, ये रीड कर लेना और यहाँ पे जो कीवर्ड्स है ये तुम याद कर लेना, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। अब करेंगे न्यूमेरिकल। इस चैप्टर से तुम्हारे को डेफिसिट के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो यहाँ पे देखो भाई, एक तो फॉर्मूला पता होनी चाहिए, तीनों डेफिसिट पूछ रहे हैं, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। अब डेटा देखो भाई, रेवेन्यू डेफिसिट अगर तुम्हारे को मैं समझाना चाहूँ तो इसको पहले थोड़ा सा ऊपर कर दिया। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, यही फॉर्मूला था, सिंपल सा फॉर्मूला था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली दे रहा है, रेवेन्यू रिसीट डायरेक्टली दे रहा है, तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। तो 100 और 80, तो 100 माइनस 80 और यूनिट लगा देना 20 जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे क्या यूनिट है, अमाउंट इन अरब लिखा है, तो ये तुमने सेम चीज़ लिखनी है। तो हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला हमारा है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था भाई, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला था सारे तरीके का एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों एक्सपेंडिचर माइनस दोनों रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट्स, और कैपिटल रिसीट में बस बोरोविंग इंक्लूड नहीं करनी है, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। ये इसका फॉर्मूला हुआ करता था कि बोरोविंग इसमें तुम्हें नहीं इंक्लूड करनी। तो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट ढूंढो भाई, ये रही रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ठीक है। कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोविंग है, बट पहले एक्सपेंडिचर लिखते हैं, पहले एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 110 है। तो पहले हम एक्सपेंडिचर्स लिख लेते हैं। अब रेवेन्यू रिसीट तो हमें डायरेक्टली दे रहा है 80, और अगर तुम यहाँ पे लैंग्वेज देखो, हमने लिखी कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, और क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख रहे हैं नेट ऑफ बोरोविंग्स। नेट ऑफ बोरोविंग्स का मतलब एक्सक्लूडिंग ही होता है, ठीक है। नेट ऑफ बोरोविंग्स का मतलब एक्सक्लूडिंग ही होता है, मतलब जो हमें डेटा चाहिए ये वही डेटा दे रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 95। तो 100 ये 210 हो जाएगा, और 80 80 160 175 हो जाएगा ये, और ये तुम्हारा 25 और 10 35 हो जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट आ गया 35। सिंपल है, आसान है ना यार, फॉर्मूला लिखना है और मीनिंग भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब अगला देखो भाई, अगला है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का यार आंसर तुम्हारा तभी ठीक आएगा अगर तुमने फिस्कल डेफिसिट का आंसर ठीक निकाला है तो एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। अब इसका आंसर मैं तुम्हें बता दूं ठीक तभी आता है प्राइमरी डेफिसिट का अगर तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट का आंसर ठीक आया, तो क्योंकि एफडी इसमें यूज हो रहा है ना। तो ये हमारा है 35, तो 35 लिखा यहाँ पे, और इंटरेस्ट पेमेंट हमें आई थिंक डायरेक्टली गिवन है, ये देखो डायरेक्टली गिवन है कितनी, 10 रुपये। तो इसमें से माइनस कर दिया 10 रुपये,
तो 25, अच्छा रुपीज़ मत लिखो भाई, 25 और जो भी आपको करेंसी का नेम दे रहा है क्वेश्चन में वो, ठीक है। तो ऐसे अपना आंसर करके आना, यूनिट वगैरह डॉलर हो डॉलर लिखना, जो भी यूनिट हो उसको फॉलो करके आना। तो एक और करेंगे, ये भी एक न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले तो इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, और हमें करना क्या भाई, यहाँ पे देख लो रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल ही निकालना है, प्राइमरी नहीं निकालना है, इसमें हमें प्राइमरी नहीं पूछ रहा है। तो रेवेन्यू और फिस्कल निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। फॉर्मूला यार याद होना चाहिए, फॉर्मूला सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। चेक करो क्या डायरेक्टली गिवन है क्या, ध्यान से देखो। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रहा है मुझे 3821 माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट मुझे डायरेक्टली नहीं दे रहा, बट टैक्सेस सरकार के लिए रेवेन्यू है, ठीक है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी रेकरिंग नेचर का ही है, तो वो भी रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू हमें ये जोड़ने हैं, तो माइनस करो 1000 प्लस 2000, ठीक है। ये दोनों उन्होंने अलग अलग करके दिए, ये अलग अलग करके दिए, लेकिन ये आपका क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। तो ये तुम्हारा 3000 माइनस होगा तो 821, और ये रुपीज़ में है तो करोर्स यहाँ पे लिख देना, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना करोर्स, ठीक है, और यहाँ पे लगा देना रुपीज़। तो ये अपना हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है तुम्हारे पास फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट, और इसमें बोरोविंग नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, बस ये चीज़ ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आई थिंक हमें डायरेक्टली गिवन था 3821, तो यहाँ पे तो मैं लिख दूंगा 3821 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नीचे। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो डायरेक्टली गिवन है कि नहीं गिवन है, ये भी डायरेक्टली गिवन है 574, ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। रेवेन्यू रिसीट दोबारा क्यों ढूंढ रहे हो, ये हमने लिखी था रेवेन्यू रिसीट, ये 3000, ये 3000 हम यहाँ से देख के लिख लेंगे, तो ये मैंने यहाँ 3000 लिखा। कैपिटल रिसीट कौन सी होती थी कि मोटी कमाई बस लोन ना हो, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। तो डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से शेयर हमने बेचे तो सरकार पे पैसा आ गया, तो ये क्या है, कैपिटल रिसीट है, और ये कोई बोरोविंग में नहीं है, तो ये 100 हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट इग्नोर करो, फालतू में डेटा दे रहा है। रिकवरी ऑफ लोन भी तुम्हारी एसेट कम हो रही है, एसेट कम होना वो भी क्या होता है, कैपिटल रिसीट होता है। तो 135 और 100, तो ये कर देंगे माइनस 135 माइनस 100। तो ये सारा कैलकुलेट करके कितना आता है मैं एक बार ही निकाल लेता हूँ। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है ₹1160 करोड़। तो ये तुम्हारा न्यूमेरिकल्स डन है। ये छोटा सा चैप्टर यार, मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें कोशिश की है एक एक चीज़ समझाने की, ताकि तुम्हारे को याद करना और ज़्यादा आसान हो। ऐसे ही मैं तुम्हें सारे चैप्टर्स करा रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट चेक करो और कंफर्म तुम पास हो जाओगे। इकोनॉमिक्स में हो ही नहीं सकता, तुम इन वीडियोस को, इन क्वेश्चंस को करके जाओ और तुम पास ना हो पाए, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द एक और नए वीडियो में।